Hello everyone, I'm Lakshya Mittal and I'm from IT Guwahati. So जैसा कि JEE is very near, so I thought that I should be making one-shot videos on chapter of physics. So सबसे पहले I'll be bringing fluid mechanics. तो I hope आपको अच्छा लगे. So शुरू करते हैं. तो fluid mechanics. So इसकी दो ब्रांचेज होती हैं, हाइड्रोस्टैटिक्स एंड हाइड्रोडायनामिक्स. सो बेसिकली हम स्टडी करते हैं फ्लूइड्स एट रेस्ट और फ्लूइड्स इन मोशन. तो जिनको नहीं पता फ्लूइड्स क्या होते हैं, फ्लूइड्स आर कैटेगरी ऑफ गैसेस एंड लिक्विड्स. कुछ लोगों को लगता है कि फ्लूइड्स आर ओनली लिक्विड्स, सो ऐसा नहीं है. दे आर बोथ लिक्विड्स एंड गैसेस बिकॉज दे कैन फ्लो. फ्लूइड्स में बस यही हमें ये ध्यान रखना होता है कि कौन कौन सी चीज़ें फ़्लो करती हैं. तो ये हो गई उसके शुरू की बात. एंड नाउ कमिंग ऑन टू कि फ्लूइड्स में सबसे पहली चीज़ क्या आती है, डेंसिटी. सो डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम. ये तो बहुत ही ऐसी चीज़ें हैं जो सबको पता ही होंगी, बट फिर भी आई थॉट कि बता देना चाहिए, किसी को ना पता हो रिविजन हो जाएगा. तो अब रिलेटिव डेंसिटी भी मोस्ट ऑफ द किड्स नो अबाउट इट. तो रिलेटिव डेंसिटी, इसको स्पेसिफिक ग्रेविटी भी कहते हैं. And its formula is density of substance upon density of reference material, which is water generally. ओके तो इस पे तो आई थिंक क्वेश्चंस वगैरह कराने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज डेंसिटी ऑफ इस पे ज़्यादा क्वेश्चंस आते भी नहीं है और ये सब आप बचपन से करते आ रहे हो. तो सबसे पहले हम फ्लूइड स्टैटिक्स पढ़ते हैं, उसके कॉन्सेप्ट रिवाइज करते हैं. नाउ अब हमने ये वाला तो ऐसे कंटेनर है और उसके अंदर अगर ये मूव कर रहा है तो हमारी जो पोजीशनिंग हो जाती है कंटेनर में वाटर की, वो ऐसी हो जाती है. ठीक है, तो उसमें प्रेशर निकालने का फॉर्मूला इज़, सबसे पहले प्रेशर एट द बॉटम का फॉर्मूला बता देती हूँ. प्रेशर एट द बॉटम इज़, से दिस इज़ हाइट h. सो प्रेशर एट दिस पॉइंट इज़ P इक्वल्स टू रो जी एच. ओके, ये प्रेशर एट द बॉटम ऑफ द वेसल निकालने का फॉर्मूला है और ये फॉर्मूला काफ़ी इजीली आ जाता है. अब आई थिंक मुझे प्रूफ्स कराने की ज़रूरत नहीं है. और प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया होता है. तो मुझे ये पहले डाउट आता था कि प्रेशर इज़ स्केलर एंड फोर्स इज़ वेक्टर, एरिया इज़ ऑल्सो वेक्टर. वेक्टर होता है एरिया, ठीक है. एरिया में ये ही डायरेक्शन होती है एरिया की. तो फोर्स इज़ वेक्टर, एरिया इज़ वेक्टर. तो ये प्रेशर कैसे स्केलर है, तो हम इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं, P इंटू एरिया इक्वल्स टू फोर्स. मतलब स्केलर इंटू वेक्टर गिव्स अ वेक्टर. हम हमेशा ये देखते हैं कि वेक्टर अपॉन वेक्टर कैसे स्केलर दे रहा है, तो डाउट आ जाता है. बट हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, फोर्स इक्वल्स टू प्रेशर इंटू एरिया. फोर्स वेक्टर हो गया और ये स्केलर हो गया और ये वेक्टर हो गया, तो हम उसको ईजिली वैसे भी लिख सकते हैं. और हर पॉइंट पे प्रेशर इज सेम एट एवरी पॉइंट. यहाँ पे प्रेशर की कोई डायरेक्शन नहीं होती, प्रेशर हैज़ नो डायरेक्शन. एंड प्रेशर इंक्रीजेज विद डेप्थ. जैसे जैसे आप नीचे जाओगे वैसे वैसे प्रेशर इंक्रीज़ होता जाएगा. जैसे कि आपने फील किया होगा कि जब आप स्विमिंग पूल में नीचे नीचे जाते हो तो आपके ऊपर और प्रेशर आता है पानी का, बिकॉज जो पानी का वेट है वो भी आपके ऊपर लगता है एडिंग ऑन विद द एटमॉस्फेरिक प्रेशर. तो जो टोटल प्रेशर एट पॉइंट P होगा, ये तो सिर्फ वाटर की वजह से है प्रेशर, वाटर या फिर किसी भी फ्लूइड की वजह से प्रेशर है. अगर टोटल प्रेशर निकालना हो which includes the atmospheric pressure as well, तो P naught, which is the atmospheric pressure, and plus P, which is the pressure due to the water column. तो basically rho is the density of the liquid, G is the gravity and H is the height. height जो कि ऊपर है हमारे उस पॉइंट के ऊपर है. तो ये डेंसिटी ऑफ लिक्विड हो गई.
लिक्विड हमेशा वाटर नहीं होता, कुछ भी हो सकता है, तो ये फॉर्मूला सारे लिक्विड्स पे वैलिड होता है। एंड प्रेशर एंड द सेकेंड थिंग इज़ कि प्रेशर किसी भी वेसल पे डिपेंड नहीं करता। लाइक अगर आपकी वेसल की शेप ऐसे 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 कुछ भी हो, बस हाइट ऐसे सीधी होनी चाहिए, तो प्रेशर इस पॉइंट पे, या फिर अगर आपका वेसल ऐसे सीधा सीधा है तो भी इस पॉइंट पे प्रेशर, लेकिन हाइट सेम होनी चाहिए। इट ओनली डिपेंड्स अपॉन द हाइट, क्योंकि फॉर्मूले में सिर्फ हाइट आती है, P=ρgh। ठीक है, तो कोई भी मतलब अगर आपका वेसल ऐसा भी, जैसे कि कुछ कुछ वेसल्स ऐसे ऐसे होते हैं, लेकिन इस पॉइंट की हाइट इज़ h, सो प्रेशर तो P0=ρgh ही रहेगा। वो बिल्कुल भी वेसल की हाइट पे डिपेंड नहीं करेगा, सॉरी वेसल की शेप पे डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, और अब नाउ नेक्स्ट विल फाइंड एवरेज प्रेशर ऑन साइड वॉल्स ऑफ अ वेसल। इसका मैं एक बार प्रूफ भी करके दिखा देती हूँ, बिकॉज़ ये कंसेप्ट है जो कुछ कुछ लोगों को नहीं आता, कहीं कहीं नहीं कराते हैं, सो आई थिंक मुझे इसका वो भी करा देना चाहिए प्रूफ। सो दिस इज़ बेसिकली ए वॉल। तो हमें एवरेज प्रेशर ऑन साइड वॉल्स ऑफ अ वेसल निकालना है बाय द लिक्विड, मतलब ये जो लिक्विड कॉलम है ये इस वॉल पे कितना प्रेशर अप्लाई कर रहा है। ठीक है, तो वो निकालने के लिए हमें क्या करना है, हमें एक आर्बिट्रेरी पॉइंट कंसिडर करना है इनसाइड द बॉक्स। लेट्स सपोज दिस इज़ अ बॉक्स विच कंटेन्स अ लिक्विड। इमेजिन करो 3D स्पेस में कि एक बॉक्स के अंदर लिक्विड है और हम बिल्कुल नीचे नीचे जा रहे हैं h हाइट पे। ठीक है, तो h हाइट पे हम गए, तो एक काम करते हैं, h छोड़ो y हाइट ले लेते हैं, एंड दिस टोटल पार्ट इज़ h, जो इसकी लेंथ या विड्थ जो भी ले लो, एंड दिस इज़ l। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे एक एलिमेंटल लेंथ लेंगे विच इज़ इक्वल टू dy। इसका ये dy है, हमने ये इसलिए लिया ताकि हम उसका एरिया कैलकुलेट कर पाएँ, एलिमेंटल लेंथ का एरिया, और उसके थ्रू हम फोर्स निकाल पाएँ। ठीक है, तो पहले तो हम प्रेशर एट पॉइंट P निकालते हैं। दिस इज़ द पॉइंट P, प्रेशर एट पॉइंट P विच इज़ इक्वल टू ρgy, क्योंकि ये हाइट इज़ y ना फ्रॉम द टॉप। और इन सब को कंसिडर करने में ना हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं लेते, क्योंकि हम नेगलेक्ट करते हैं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं है अभी। हालांकि होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बट हम इन सब डेरिवेशंस में नेगलेक्ट करते हैं उसे, सो उसका मत सोचो। एंड यहाँ पे हम एरिया लेंगे, एरिया ऑफ दिस पार्ट, ये जो हमने dy लेंथ की विड्थ और वो लिया है उसका एरिया, दैट इज़ इक्वल टू dy इंटू एल। ये dy हो गया और ये तो l है ही। ठीक है, देखो ये dy और ये पूरा का पूरा l है ही, तो ये इसका एरिया हो जाएगा। अब हमें फोर्स निकालना है, फोर्स इक्वल्स टू प्रेशर इंटू एरिया, तो हो जाएगा ρgy df निकालेंगे हम, और ये भी dA है, छोटा सा, मतलब हमें पूरी वॉल का निकालना है, बट व्हाट वी आर कंसिडरिंग नाउ इज़ कि हम छोटा सा निकालेंगे और फिर उसे इंटीग्रेट कर देंगे, तो ये df फोर्स हो जाएगा विच इज़ इक्वल टू dy इंटू एल। ये फोर्स इंटू प्रेशर इंटू एरिया हो गया। अब हम इसे इंटीग्रेट करेंगे तो हमारा आएगा F इक्वल्स टू ρg L बाहर आ जाएगा, बिकॉज ये कॉन्स्टेंट्स हैं तो इनको अंदर रखने का कोई यूज़ नहीं है। तो अंदर जो इंटीग्रेट होगा वो ये पार्ट है, और उसकी लिमिट्स क्या क्या होंगी, उसकी लिमिट्स होंगी 0 से h तक, क्योंकि जो dy लेंथ हमने लिया है, छोटा सा dy लेंथ हमने लिया है, वो इस तरफ से वेरी कर रहा है, तो उसको यहाँ से लेकर वहाँ तक इंक्लूड करने के लिए हमें 0 से लेकर h तक लिमिट्स लगानी होंगी। तो ये हो जाएगा ρg L y²/2, और लिमिट्स लगेंगी 0 से h, ρg L h²/2। तो ये हो जाएगा फोर्स ऑन द वॉल। अब ये तो हो गया इंटीग्रेशन का पार्ट, लेकिन हमें जेई में टाइम बचाना है, तो इसकी एक शॉर्ट ट्रिक आती है, वो शॉर्ट ट्रिक मैं बताती हूँ। हमेशा शॉर्ट ट्रिक इन सब इजी केसेस में वर्क करेगी, लेकिन जब आपको बहुत ज़्यादा हाई लेवल की इंटीग्रेशन आ जाएगी, मतलब आपका वेसल का शेप इज़ चेंजिंग और बहुत अजीब अजीब सी चीज़ें आ जाएंगी, तो ये ट्रिक वर्क नहीं करेगी। ठीक है, जब नॉर्मल इंटीग्रेशन होगा तब वर्क करेगी। तो शॉर्ट ट्रिक इज़ कि आपको प्रेशर, जो वॉल है ना, वॉल के मिड पॉइंट पे बिल्कुल आपको प्रेशर निकालना है और पूरे के पूरे एरिया से मल्टीप्लाई करना है। तो वॉल का मिड पॉइंट किस हाइट पे होगा, h/2 हाइट पे होगा, तो उस पॉइंट पे प्रेशर इज़ ρg h/2, और वॉल का पूरा एरिया इज़ पूरा एरिया विच इज़ L इंटू h। तो जब हम फोर्स निकालेंगे तो इट कम्स आउट टू बी L। तो ये मैच कर रहा
है ना, मैच कर रहा है ना दोनों। तो ये शॉर्ट ट्रिक है और ये पूरा इंटीग्रेशन करके है। तो आई वुड सजेस्ट कि पूरा का पूरा इंटीग्रेशन करके करो, बिकॉज इससे आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी आती है और सारे कंसेप्ट्स बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर रहते हैं। ओके, अब एक नेक्स्ट कंसेप्ट आता है, ऐसी शेप के वेसल्स होते हैं, या फिर ऊपर से दे आर बिग और नीचे से स्मॉल होते हैं, इस तरीके के वेसल्स होते हैं। ये तो सेम ही बन गया, छोड़ो इसे। ऐसे होता है और ऐसे। तो इन सब में हमें कभी कभी पूछ लेते हैं कि नॉर्मल बाय द ये जो बॉटम सरफेस है वो निकालो, या फिर कुछ भी निकाल सकते हैं, लाइक प्रेशर निकालो नीचे की तरफ, या फिर कहीं पे भी बीच पॉइंट पे प्रेशर निकालो, तो वो कैसे निकालेंगे। तो या फिर कभी कभी पूछ लेते हैं कि जो साइड वॉल से नॉर्मल, जैसे साइड वॉल से नॉर्मल का मैं बताती हूँ, बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। साइड वॉल से जो नॉर्मल लगता है ना, वो पूरे वाटर पे वो कैंसिल हो जाता है। ठीक है, कैंसिल क्यों होता है, क्योंकि ये देखो यहाँ पे हमेशा जो फोर्स है वो परपेंडिकुलर टू द सरफेस लगता है, ये तो सबको पता है ना। ठीक है, तो परपेंडिकुलर टू द सरफेस नॉर्मल लगा, एक छोटे से पॉइंट पे हम कंसीडर कर रहे हैं, तो उसके कंपोनेंट्स में ब्रेक कर लिया हमने। ये नॉर्मल एक्चुअल नॉर्मल है विच इज़ परपेंडिकुलर टू द सरफेस, एंड हमने इसे कंपोनेंट्स में ब्रेक कर लिया। कंपोनेंट्स में ब्रेक किया तो NX, और यहीं पे भी सेम, यहीं पे ये वो है जो नॉर्मल जो सरफेस है वो वाटर पे लगा रहा है, तो दिस इज़ इक्वल टू NY NX। तो यहाँ पे कहीं पे भी कंसिडर करोगे आप, तो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है जो x की तरफ है, दैट विल कैंसिल। तो जो ऐड होगा दैट इज़ ओनली इक्वल टू द वर्टिकल कंपोनेंट। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के बारे में तो किसी को कुछ सोचना ही नहीं है, वो हमेशा हमेशा कट जाता है। तो हमें जो कंपोनेंट बचता है दैट इज़ ऑलवेज इक्वल टू NY विच इज़ इक्वल टू द वर्टिकल कंपोनेंट। तो हम उसे वर्टिकल कंपोनेंट से कहते हैं NV, जो वाटर के ऊपर साइड वॉल्स के वजह से प्रेशर लग रहा है। अब क्या है कि ये ऊपर की तरफ लग रहा है, अब यहाँ पे वाटर सरफेस पे एक प्रेशर लगाएगा अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन। जो नीचे का सरफेस है वो भी वाटर पे एक प्रेशर लगाएगा, तो दैट प्रेशर इक्वल्स टू N1। ठीक है, तो अब ये ऊपर दोनों ऊपर हो गए तो ऐड हो जाएंगे, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन के चलते ये ऐड हो गए। अब ये जो वाटर का खुद का प्रेशर है, खुद का मास है, दैट इज़ इक्वल टू mg, जो कि वाटर का मास है, तो दैट विल बी इक्वल टू mg। अगर फोर्सेस को बैलेंस रखना है तो ये कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। ठीक है, तो ये इस वाले के केस में हो गया। तो आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं, कभी कभी यही पूछ लेते हैं कि टोटल प्रेशर अप्लाइड बाय द वॉल्स, साइड वॉल्स, तो आप प्रेशर निकाल सकते हो, आप फोर्स निकाल सकते हो। एंड कभी कभी आपसे ये पूछ लेंगे कि जो वॉल्स हैं उसका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या नॉर्मल फोर्स लग रहा है। तो बच्चों को पता ही नहीं होता, बच्चे कैलकुलेट करते हैं, देन दे रियलाइज़ कि वो कट रहे हैं। तो कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं ना, आप खुद सिमेट्री से देखो कि दे आर कैंसिलिंग, सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट बच रहा है। तो वो हमें कैलकुलेट करने के लिए दे सकते हैं। इस फॉर्मूले को अच्छे से समझ लो, सब कुछ आ जाएगा। वैसे इसमें क्या है, N1 तो ऊपर लग ही रहा है, लेकिन इसमें क्या होगा, mg नीचे है, इसमें जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वो ऐसे है, तो जो वर्टिकल कंपोनेंट आएगा वो नीचे की तरफ आएगा, और हॉरिजॉन्टल तो हमेशा कैंसिल होता ही है। देखो ये परपेंडिकुलर है ना, तो ये नीचे की तरफ आएगा। तो इसमें फॉर्मूला क्या बनाएगा, मतलब आपको समझना है, आपको रटना नहीं, क्योंकि हर केस में अलग अलग चीज़ें आएंगी, तो उसको कैसे आपको आगे चल के करना है वो समझना है आपको। तो क्या आएगा बेसिकली, नीचे के फोर्सेस mg प्लस n वर्टिकल इक्वल्स टू N1। तो इसमें आपको ऐसे बैलेंस करना है। ठीक है, तो ये ऐसे अजीब से कंटेनर का क्वेश्चंस कभी कभी आ जाते हैं। तो अब आपको क्या कर, अब कुछ लोगों को डाउट आएगा कि ये N1 कैसे कैलकुलेट करें। तो N1 कैलकुलेट करने का क्या है कि ये जो h हाइट है, वेसल की कुछ हाइट होगी, मैंने बताया था वेसल की शेप पे प्रेशर बॉटम का बिल्कुल डिपेंड नहीं करता। तो ये कैसी भी हाइट हो, आपका प्रेशर रो जी एच ही रहेगा। ठीक है, तो रो जी एच रहेगा, तो प्रेशर रो जी एच इंटू एरिया, ये एरिया से मल्टीप्लाई कर देना, N1 आ जाएगा, क्योंकि फोर्स इक्वल्स टू प्रेशर इंटू एरिया। ठीक है, तो ये हो गया इस शेप के वेसल्स का पार्ट। अब मैं आपको बताती हूँ आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आर्किमिडीज प्रिंसिपल की स्टेटमेंट मैंने पहले से लिख लिया ताकि टाइम ना वेस्ट हो। सो
इसमें बेसिकली व्हाट हैपेंस इज कि अ बॉडी वेदर पार्शियली और कंप्लीटली सबमर्ज्ड इन अ फ्लूइड इज बुओयंट अपवर्ड बाय अ फोर्स ड्यू टू फ्लूइड प्रेशर दैट इज इक्वल टू द वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड लिक्विड। तो ये काफ़ी अजीब सी स्टेटमेंट लगती है, तो इसे समझ लेते हैं एक बार। तो बेसिकली ये स्टेटमेंट क्या कह रही है कि जब एक बॉडी फ्लूइड में पड़ी हुई है, ये फ्लूइड है, ठीक है, तो उसके ऊपर यहाँ पे ऊपर का पार्ट और नीचे का पार्ट हम देखते हैं बॉडी का, तो उसके ऊपर एक फ्लूइड की वजह से प्रेशर लग रहा है और नीचे भी लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर तो हर जगह सेम ही है ना। तो अगर हम प्रेशर इनटू एरिया कर देंगे तो वो फोर्स आ जाएगा, तो नीचे से एक प्रेशर फोर्स लग रहा है और ऊपर से एक लग रहा है। तो जब हम उस फोर्स का डिफरेंस निकालते हैं, इन दोनों फोर्सेस का डिफरेंस निकालते हैं, दैट इज़ इक्वल टू F2 माइनस F1, और वो होता है बुओयंट फोर्स। ठीक है, मतलब ऐसा कुछ अलग टर्म नहीं है बुओयंट फोर्स, इट्स जस्ट कि जो उसकी लिक्विड के अंदर एक बॉक्स पड़ा है या कुछ भी पड़ा है, तो उसके ऊपर से कितना फोर्स लग रहा है, नीचे से कितना फोर्स लग रहा है, उसको सबट्रैक्ट करना है हमें, दैट्स ऑल। तो अब इसको सबट्रैक्ट करेंगे तो व्हाट वी गेट इज़ कि ये इसकी एरिया ले लेते हैं इसका S, बॉडी का ये वाला एरिया S है, ठीक है। तो अब हम इसको जब हम माइनस करेंगे F2 माइनस F1, तो व्हाट विल गेट इज़ कि S इंटू टी रो जी एच इक्वल्स टू, अब ये S इंटू टी क्या है, V, जो कि पूरा का पूरा वॉल्यूम है, ये T इसकी लेंथ है, और S क्या है, S इसकी वो सरफेस एरिया है, तो S इंटू टी विल कम आउट टू बी द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर जो कि अंदर पड़ा है इसके पानी के अंदर, ठीक है। तो ये हो गया वी रो जी, F बुओयंट फोर्स। तो बस इतनी सी बात थी कि ये वी रो जी है। अब क्या है कि इसको बैलेंस करने के लिए व्हाट हैपेंस इज, अच्छा ये समझ आ गया ना ये कैसे आया एस टी इंटू रो जी, मैं बता देती हूँ एक बार, चलो। ये इस पॉइंट पे प्रेशर क्या होगा, पी नॉट प्लस रो जी एच प्लस टी, लास्ट वाले पॉइंट पे क्या होगा प्रेशर, पी नॉट प्लस रो जी एच प्लस टी, और ऊपर वाले पॉइंट पे क्या होगा, पी नॉट प्लस रो जी एच, ठीक है। जब हम इसे सबट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आएगा पी नॉट तो कट जाएगा, रो जी 1 2 1 माइनस 2 विच कम्स आउट टू बी रो जी टी। तो ये टोटल सबट्रैक्शन करके जो प्रेशर आया है वो हो गया P2 माइनस P1। अब हमें इसका फोर्स निकालना है, तो फोर्स कैसे आएगा, फोर्स इक्वल्स टू रो जी टी इंटू ये प्रेशर हो गया, तो अब एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे, तो एरिया से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो एस इज़ द एरिया। तो ये वही टर्म आ गई जो मैंने यहाँ पे बताई थी, ठीक है। तो अब बच्चों को ये कन्फ्यूजन आती है कि ये वॉल्यूम किसका है, रो किसका है, जी किसका है। तो ये रो है ना, दैट इज़ ऑफ वाटर नहीं लिक्विड, जिसके अंदर ये बॉडी पड़ी हुई है, रो लिक्विड का होता है, और ये जो वॉल्यूम है ये होती है इस बॉक्स की, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट। इसीलिए हम कहते हैं कि दैट इज़ इक्वल टू द वेट ऑफ द डिस्प्लेस लिक्विड। अब डिस्प्लेस लिक्विड का वेट कैसे निकालेंगे हम, ठीक है, वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड। जैसे ये देखो कि जो डिस्प्लेस लिक्विड का मतलब ये होता है कि आपने एक ऑब्जेक्ट को एक वाटर के अंदर डाला, तो जितना उस ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम होगा उतना ही वॉल्यूम ऑफ वाटर वो डिस्प्लेस कर देगा, मतलब उतना ही वाटर बाहर निकल जाएगा, या वो वेसल उतना भर जाएगा, वेसल के अंदर पानी उतना ऊपर आ जाएगा। तो वेट ऑफ डिस्प्लेस लिक्विड का जैसे हम mg लगाते हैं, ये वाटर का है जो डिस्प्लेस हो गया है, मास ऑफ लिक्विड विच इज़ डिस्प्लेस्ड, मास ऑफ लिक्विड which is displaced by the object। ठीक है, तो अब हम इसमें क्या करेंगे कि ये जो डिस्प्लेस हो गया, अब हम इसे मास निकालना है, तो मास कैसे निकालेंगे, मास इक्वल्स टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, डेंसिटी ऑफ वाटर रो है, ठीक है, और वॉल्यूम क्या है इस ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम, तो ये रो वी जी। तो ये और ये सेम आ गया ना, तो ये डेफिनेशन बिल्कुल ट्रू है कि दैट इज़ इक्वल टू द वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड, तो हमने वो भी प्रूव कर दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट क्या आता है कि ये तो आपका हो गया। अब पी नॉट का भी मैंने जैसे बताया कि पी नॉट की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन फिर भी मैंने इस बार करके दिखा दिया, वो कट जाता है पी नॉट, इधर साइड से भी, जैसे इधर से पी नॉट आया
इधर से पी नॉट आया, तो नेट इफ़ेक्ट कैंसिल हो जाता है, तो उसको कंसिडर करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती। अब हम करते हैं लॉ ऑफ फ्लोटेशन, यहीं कर लेते हैं। लॉ ऑफ फ्लोटेशन, जब बॉडी इक्विलिब्रियम में फ्लोट करती है किसी लिक्विड के अंदर, तो उसकी कंडीशन होती है एफ बी बॉइंट फोर्स इक्वल्स टू एम जी, जो भी लिक्विड बॉडी का वेट है, मास ऑफ बॉडी। तो ये कंडीशन होती है फ्लोटेशन की, जब ऊपर के फोर्सेस और नीचे के फोर्सेस, मतलब बॉइंट फोर्स जो उसको ऊपर धकेल रहा है बॉडी को, और नीचे का फोर्स जो एम जी है उसका खुद का, वो इक्वल हो जाए, तो उसे लॉ ऑफ फ्लोटेशन कहते हैं। ठीक है। अब कभी कभी ये होता है कि हमारी बॉडी जब वाटर में होती है तो उसका जो एपरेंट वेट है वो कम हो जाता है, तो वो मैं दिखाती हूँ कैसे होता है। जैसे एक वाटर, ये एक हमने स्प्रिंग ले लिया, ठीक है, स्प्रिंग से हमने बॉडी को अटैच कर दिया, तो उसमें कुछ टेंशन होगी, एंड दिस इज़ द बॉइंट फोर्स, और ये इसका खुद का एम जी हो गया। तो ये कैसे करेंगे, टी प्लस एफ बी इक्वल्स टू एम जी। अब जो ये रीड करेगा, हमें वो देखना है ना, जो ये रीड करता है वही तो असली रीडिंग होती है, तो वो फाइंड आउट करने के लिए हमें टेंशन निकालना पड़ेगा, और टेंशन को डिवाइडेड बाय जी करना पड़ेगा, क्योंकि रीडिंग हमेशा जी से डिवाइड करके ही आती है, जो उसके अंदर फीड होता है वो जी से डिवाइड करके हमें रीडिंग देता है। तो अब ये निकालने के लिए टी इक्वल्स टू एम जी माइनस वी रो जी करेंगे हम, तो ये आएगा टी बाय जी इक्वल्स टू, जी को इधर ले आएंगे, एम माइनस वी रो। ठीक है, तो अब ये हमारी असली रीडिंग आएगी, रियल रीडिंग ऑफ मास, जो कि आप देख रहे हो रिड्यूस हो गई है, असली मास में से कुछ डिक्रीज़ हो गया है, तब ये रीडिंग आई है। तो वाटर के अंदर जाने से या किसी भी लिक्विड के अंदर जाने से हमारी जो रीडिंग होती है वो डिक्रीज़ कर जाती है। ठीक है। अब क्या है, एक और क्वेश्चन मैं देती हूँ। जैसे उसके अंदर एक हमारे पास वेसल है, उसके अंदर लिक्विड है, और नीचे एक नॉर्मल फोर्स को मेजर करने वाली मशीन रखी हुई है। ठीक है, तो हमें वो नॉर्मल निकालना है जो इस पे पड़ेगा, तो वो यहाँ पे मेजर होगा कि नॉर्मल डिवाइडेड बाय जी, क्योंकि हमेशा आंसर जो रीडिंग होती है वो डिवाइडेड बाय जी करके होती है, तो वो फोर्स निकलेगा, और यहाँ पे एक पत्थर रखा हुआ है। ठीक है, तो ये नॉर्मल फोर्स ऐसे लगेगा, और क्योंकि ये इक्वल एंड ऑपोजिट है तो नीचे भी एक नॉर्मल लगेगा। ठीक है, इसके ऊपर। तो अब हम क्या करेंगे कि इसका एक फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, जिसके अंदर जैसे बॉइंट फोर्स का मैंने आपको ये बताया कि बॉडी के ऊपर ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है, ये सिर्फ बॉडी के ऊपर लग रहा है, लेकिन वाटर के ऊपर भी तो बॉडी की वजह से नीचे लग रहा होगा ना, तो वाटर के ऊपर ऑन वाटर इट इज़ एफ बी, इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेज अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, ये याद रखना हमेशा कि अगर हम बॉडी के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं बॉइंट फोर्स, तो वाटर के ऊपर भी लग रहा है, ऐसा नहीं कि वाटर के ऊपर नहीं लग रहा। तो अब हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम जब बनाएंगे तो ये ऐसे हो जाएगा, ये एफ बी नीचे। अब हम वाटर का फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं, हमने बॉडी को हटा दिया इन द सेंस कि हमने उसको गायब कर दिया है, और हम सिर्फ वाटर को इन कंसिडरेशन ले रहे हैं, लेकिन फोर्सेस ड्यू टू बॉडी तो हम कंसिडर कर रहे हैं। जैसे कि मैंने बताया कि बॉइंट फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है वाटर पे, इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस की वजह से। अब ये वाटर के ऊपर नीचे की वजह से ये जो सरफेस है इसकी वजह से एन ऊपर लग रहा है, और वाटर का खुद का मास तो है ही एम जी। तो अब हमें क्या करना है, इसको बैलेंस करना है, वाटर के ऊपर सारे फोर्सेस, एन इक्वल्स टू एफ बी प्लस एम जी, विच इज़ इक्वल टू एन इक्वल्स टू वी रो जी प्लस एम जी एन बाय जी, विच इज़ द एक्चुअल रीडिंग गिवन बाय दिस मतलब मेजरिंग डिवाइस, दैट इज़ वी प्लस एम प्लस वी रो। तो ये इसका तरीका होता है इस तरीके के क्वेश्चंस को करने का। ठीक है, पास्कल्स लॉ देख लेते हैं। पास्कल्स लॉ में प्रेशर इक्वली ट्रांसमिट होता है हर पॉइंट पे, प्रेशर ट्रांसमिट्स इक्वली टू ईच एंड एवरी पॉइंट इन एन enclosed बॉडी। अब ये डेफिनेशन तो होती रहेगी, बट ये एक बॉडी है,
ये यहाँ पे ये 0.2 ले लेते हैं एंड दिस इज़ 0.1। इसका एरिया ए, इसका एरिया छोटा ए, एंड दिस इज़ एफ ए एंड दिस इज़ एफ ए, बड़ा एफ ए छोटा एफ ए। तो इसमें क्या है, हमें प्रेशर इक्वल करना है P1 इक्वल्स टू P2 अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ। ठीक है, तो अब प्रेशर एट 1 इज़ एफ ए अपॉन ए एंड प्रेशर एट 0.2 इज़ एफ ए छोटा ए डिवाइडेड बाय छोटा ए। तो ये हो गया पास्कल्स लॉ। अब एक नए वेसल्स, जैसे ये यूट्यूब के क्वेश्चंस आ जाते हैं। यूट्यूब, ये वाली यूट्यूब नहीं, ये जो मैं बना रही हूँ वो वाली यूट्यूब। ठीक है, तो इसमें हर पॉइंट पे प्रेशर सेम होता है अगर सेम लिक्विड हो तभी। कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाती है कि हाँ मैम ने बताया था कि मैम ने हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट में बताया था कि यहाँ पे प्रेशर अगर पी है तो यहाँ पे भी पी ही होगा, तो हम हमेशा उसको कंसिडर कर लेते हैं। लेकिन पता है हमेशा ऐसे नहीं होता। अगर मैं आपको दूँ कि ये एक लिक्विड है एंड सॉरी फिगर्स अच्छी नहीं है थोड़ी, तो ये एक यहाँ पे एक लिक्विड है और एक यहाँ पे एक अलग लिक्विड है। ये ऐसे गोला 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 सर्कल सर्कल, तो ये अलग अलग लिक्विड है। तो अगर मैं किसी को बोलूँ कि यहाँ पे मुझे प्रेशर बताओ, ये P1 और ये P2, तो वो बोलेंगे कि सेम पॉइंट है, एकदम पैरेलल है, तो P1 इक्वल्स टू P2, विच इज़ रॉन्ग। रॉन्ग क्यों है? क्योंकि आपके ये अलग अलग लिक्विड में, अगर सेम लिक्विड होता तो प्रेशर P1 इक्वल्स टू P2 होता, लेकिन ये अलग अलग लिक्विड्स में है। तो इसका बेसिकली हम क्या करते हैं, जैसे इस पॉइंट पे हम प्रेशर P0 ले लेते हैं, तो P0 सबसे ज़्यादा प्रेशर है यहाँ नीचे, क्योंकि प्रेशर इंक्रीजेज विद डेप्थ। तो अगर हमें यहाँ पे पहुँचना होगा तो हम ये हाइट लेट्स सपोज h है, तो हम P0 माइनस रो जी एच करेंगे तो कि तभी P1 आएगा। ठीक है, अब ये पूरी की पूरी हाइट h है, लेकिन जब हम यहाँ पे P0 माइनस रो जी एच करेंगे तो यहाँ पे 2 रो आ जाते हैं, मतलब 2 डेंसिटीज़ आ जाती हैं। तो जब हम माइनस करेंगे तो वो इक्वल तरीके से माइनस नहीं होगा, एक होगा माइनस रो 1 और एक होगा माइनस रो 2, तो दैट इज़ नॉट इक्वल टू दिस वन। तो हम उसको नहीं कंसिडर कर सकते। जब अगर वाटर या लिक्विड कुछ भी सेम हो तभी हम P1 इक्वल्स टू P2 कर सकते हैं। ठीक है, ये P1 इक्वल्स टू P2 यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे नहीं हो सकता। अब एक्सेलरेटेड फ्रेम में प्रेशर कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है? अब इसमें एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला रटना नहीं है, उसको समझना है। तो अभी मैं आपको फॉर्मूला बता रही हूँ क्योंकि आई अज्यूम कि आपने समझ रखा है, क्योंकि इतना अगर मेरे को इसको 1 घंटे में पाइल अप करना है तो इतना पॉसिबल नहीं कि मैं सब कुछ कंसेप्चुअल तरीके से समझाऊँ। अभी मैं 1 शॉट दे रही हूँ ताकि आपको रिविज़न हो जाए कि किस किस तरह चीज़ों के फॉर्मूले आते हैं और क्या क्या हमें करना है आगे। ठीक है, तो ये एक लिक्विड है, अगर हम इसे इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन दे देते हैं तो क्या होता है कि हमारा निकल के आता है A/G इक्वल्स टू tan थीटा। ये थीटा है, ठीक है, और ये G नीचे की तरफ लग रहा है, तो हमारा A/G इक्वल्स टू tan थीटा निकल के आता है। और बताए एक मैं बात बताती हूँ, जैसे अगर हम प्रेशर को देखें तो हमेशा हम परपेंडिकुलर प्रेशर लेते हैं। लाइक यहाँ पे अगर h हाइट है तो हम लेते हैं P0 प्लस रो जी एच। बट अगर आप यहाँ से भी परपेंडिकुलर चलो, यहाँ से परपेंडिकुलर चलो, जैसे इस पॉइंट पे अगर आपको प्रेशर निकालना है तो आप इफेक्टिव ग्रेविटी इस डायरेक्शन में ले सकते हो। ठीक है, इफेक्टिव ग्रेविटी इस डायरेक्शन में लेके आप सिंपली वो ही लॉज लगा सकते हो P0 प्लस रो जी एच वाले आराम से। बट आपको इफेक्टिव ग्रेविटी लेनी पड़ेगी और यहाँ से यहाँ तक का आपको डिस्टेंस पता होना चाहिए। तो आप आराम से P0 प्लस एच इफेक्टिव इंटू जी इफेक्टिव करके यहाँ पे इस पॉइंट पे आप प्रेशर निकाल सकते हो। ठीक है, तो वो एक बात हो गई। वो फॉर्मूला वैलिड होता है उस पॉइंट पे जब आप परपेंडिकुलरली जा रहे हो और इधर उधर ग्रेविटी नहीं है, जैसे ग्रेविटी या फिर कोई भी फोर्स नहीं है। जैसे अगर आप इस पॉइंट पे ऐसे निकालोगे तो आप नोटिस करो ना, सिर्फ अगर आप P0 प्लस रो जी एच वाले फॉर्मूले से इस पॉइंट पे निकालोगे तो आप नोटिस करो कि ये बॉडी इधर भी जा रही है, तो उसकी वजह से भी तो कुछ आपको फोर्स या प्रेशर लग रहा है ना। तो इस वजह से हम इसको करने के लिए इस परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लेते हैं। समझ गए?
तो जी इफेक्टिव कैसे निकलेगा? जी इफेक्टिव अगर हम इस तरीके से निकालते हैं तो जी इफेक्टिव निकलेगा ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। जैसे ए अगर ये बॉडी इस तरफ जा रही है तो उसके ऊपर सूडो फोर्स लगेगा इस तरफ, तो जी नीचे है तो जी इफेक्टिव। और अगर हम एच से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे प्रेशर आराम से निकल जाएगा। और बाकी रिलेशन तो मैंने बता ही दिया, ए बाई जी इक्वल्स टू टैन थीटा होता है। अब एक और बात, अगर एक बॉडी ऐसे जा रही है, इसके अंदर वाटर भरा हुआ है, वाटर ज़रूरी नहीं है लिक्विड, बट जनरली वाटर होता है, तो मैं बार बार वाटर बोल रही हूँ। ये ए एक्सेलरेशन से इस तरफ जा रही है, तो अब हमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर को नहीं लेना, मतलब अभी छोड़ दो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को, ये एच है और इतना पार्ट एल है, या लेट्स सपोज बी ले लेते हैं, एल छोड़ो बी, ठीक है। इस पॉइंट पे हमें प्रेशर निकालना है, तो इस पॉइंट पे प्रेशर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम पहले इस पॉइंट तक आएंगे। हम इस पॉइंट तक आएंगे तो क्या होगा, यहाँ पे ज़ीरो प्रेशर है, तो ज़ीरो प्लस एच, ज़ीरो प्लस ये पॉइंट, ये हम ले लेते हैं स्मॉल बिग एच, ये स्मॉल एच है पूरा का पूरा, ये बिग एच ले लेते हैं। तो इस पॉइंट पे प्रेशर क्या होगा, लेट इट टू बी पी ए एंड दिस इज़ पी बी। तो पी ए पे क्या होगा, ज़ीरो प्लस ज़ीरो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं है तो हम उसको ऐड नहीं करेंगे, रो विच इज़ द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, रो प्लस बड़ा एच इंटू जी। अब ये इधर की तरफ एक्सेलरेट कर रही है, तो इस पॉइंट पे हम उल्टे की तरफ निकालेंगे, मतलब आपको ये आई थिंक कंसेप्ट क्लियर है। तो अगर हमने निकालना होगा तो हम करेंगे पी बी इक्वल्स टू पी ए प्लस रो बी ए, ठीक है। तो ये हो जाएगा रो जी एच प्लस रो बी ए, तो प्रेशर एट बी निकल गया। अब मैंने ये बताया था कि अगर आपको डायरेक्ट इस पॉइंट पे निकालना है तो आपको इफ़ेक्टिव एक्सेलरेशन लेनी होगी। तो इफ़ेक्टिव एक्सेलरेशन इस केस में क्या है, इस केस में भी इफ़ेक्टिव एक्सेलरेशन इज़ ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, इफ़ेक्टिव एक्सेलरेशन। तो जब आप ऐसे ट्रैवल करोगे, इस डायरेक्शन में ट्रैवल करोगे, जैसे अगर मैं यहाँ पे ऐसे लाइंस बना दूँ, जब आप इस डायरेक्शन में ट्रैवल करोगे तो आप वो पी नॉट प्लस रो जी एच इफेक्टिव वाला फॉर्मूला लगा सकते हो, बट ओनली इफ़ कि आपने ये एक्सेलरेशन निकाल ली हो, इफेक्टिव एक्सेलरेशन, और आपको इतना डिस्टेंस पता हो। जैसे अगर आपको इस पॉइंट पे निकालना है तो आप आराम से निकाल सकते हो वो फॉर्मूला लगा के, पी नॉट प्लस रो जी इफेक्टिव इंटू एच इफेक्टिव वाला, क्योंकि वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आ गया है, ठीक है। तो वो आप कर सकते हो। तो उस हिसाब से आपने नोटिस किया कि अगर हम बिल्कुल ऐसे इसकी डायगनली ऑपोजिट साइड पे चलेंगे तो यहाँ पे तो P इक्वल्स टू ज़ीरो है, लेकिन जब हम यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा H होगा, डायगनल साइड पे सबसे ज़्यादा H होगा, तो यहाँ पे इस पॉइंट पे सबसे ज़्यादा प्रेशर होगा। अब इस केस में ये नहीं है कि प्रेशर बॉटम पे हर जगह सेम होगा, कि यहाँ पे भी पी मैक्स वाला ही प्रेशर होगा, नहीं, यहाँ पे एक्सेलरेटेड फ्रेम है तो यहाँ पे प्रेशर बॉटम सरफेस पे इक्वल नहीं होंगे। वो सिर्फ फ्लूइड्स एट रेस्ट के लिए होता है, ये मूविंग बॉडी है तो इसके अंदर पी मैक्स यहाँ पे होगा। अब है प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन इन अ रोटेटिंग फ्लूइड। तो अब इसमें बेसिकली क्या है कि ये एक रोटेटिंग बॉडी है, या फिर टेस्ट ट्यूब या कुछ भी ले लो, और यहाँ पे वाटर है, तो ये एल हम ले लेते हैं, और या फिर चलो इसे L1 ले लेते हैं, और इसे L पूरा का पूरा L ले लेते हैं। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, इस पॉइंट पे प्रेशर कितना होगा। तो इस पॉइंट पे प्रेशर कितना होगा, पी एक्स इक्वल्स टू पी ए टी एम एटमॉस्फेरिक प्रेशर, प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ से आ रहा है, जैसे ये टेस्ट ट्यूब है, पी ए टी एम प्लस 1/2 रो ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। अब एक्स कितना है, एक्स तो मैंने आपको ये बताया था, एक्स इतना, जैसे ये पी एक्स हो गया, और यहाँ से लेकर यहाँ तक एक्स है, और ये ओमेगा है। तो ये इसको इस पॉइंट पे या किसी भी पॉइंट पे यहाँ प्रेशर कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है।
ठीक है, इससे इजीली डेराइव भी कर सकते हैं, लेकिन उसके अंदर टाइम लगेगा, तो अभी आई एम नॉट टेकिंग इट, क्योंकि ये एक रिविजन क्लास है। तो अब नेक्स्ट है इसी तरीके के क्वेश्चंस। एक ऐसे एक पैराबोलॉइड शेप आ जाती है, वो जब रोटेट करता है तो इसमें लिक्विड है। तो जब पैराबोलॉइड शेप आती है तो ये ओमेगा हो गया। एंड पी एट पॉइंट ए निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, जैसे ये ए पॉइंट है, दैट इज़ इक्वल टू पी ए इक्वल्स टू पी नॉट विच इज़ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एंड इट विल एड विद रो ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर। ठीक है, ये आर है, ए पॉइंट तक का डिस्टेंस, यहाँ पे हमें प्रेशर निकालना है। ठीक है, और ये ओमेगा दे ही रखा है, और रो डेंसिटी ऑफ लिक्विड है। ठीक है, तो ये इसका फॉर्मूला है। तो ये आप कर सकते हो। इसको डेराइव करने के भी बहुत सारे मेथड्स होते हैं, बट अभी मैं फॉर्मूला बताने में ज़्यादा वो रख रही हूँ। ठीक है, अब एक होता है इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। उसमें क्या है, ए वी इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। और ये क्या इसका बेसिस क्या होता है कि मास जो कि एंटर कर रहा है और जो मास लीव कर रहा है दैट इज़ इक्वल। तो वो उस बेसिस पे है कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, अब आते हैं हम बर्नौलीज़ थ्योरम पे। अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज़ थ्योरम, प्रेशर प्लस रो जी एच प्लस 1/2 रो वी स्क्वायर इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। दिस इज काइनेटिक एनर्जी। दिस इज पोटेंशियल एनर्जी। इसका एक बहुत बड़ा सा प्रूफ होता है, बहुत बड़ा होता है वो, तो वो करने की ज़रूरत नहीं है, बट एक बार देख लेना क्योंकि कभी कभी बोर्ड्स में आ जाता है। बट आई स्टिल सजेस्ट कि एक बार प्रूफ सारे करके जाया करो, क्योंकि जेई का कोई भरोसा नहीं, वो इतने निकाल के कंसेप्ट्स पूछता है कि आपको ही नहीं पता लगता कि आपने कहाँ से क्या छोड़ दिया। ठीक है, तो ये सब एक बार देख लेना, इनके प्रूफ ज़्यादा मतलब लंबा है ये वाला, लेकिन आप कर सकते हो अगर एक बार समझ आ जाए तो। अब बर्नौलीज़ के बाद आता है वेंचुरिमीटर। उसके अंदर क्या मैं फॉर्मूला बता देती हूँ। ये बेसिकली इस तरीके का होता है। आई एम सॉरी इट इज़ टेकिंग अ लिटिल बिट टाइम। एक बार मैं बना दूँ, ख़त्म होने वाला है बस। हाँ, तो अब हमने कंसिडर किया ये V2 है और ये V1 है। ठीक है, और ये B पॉइंट है एंड दिस इज़ A पॉइंट। तो अब हमें वेलोसिटी, ये V1 V2 वेलोसिटी है बेसिकली। तो यहाँ पे तो हमें पता है इस पॉइंट पे PATM प्लस H रो जी, ये H हाइट है और ये रो उसका डेंसिटी, तो ये हमें पता है। तो हमें बार बार क्या करना है, हमें बर्नौलीज़ थ्योरम लगानी है A पॉइंट पे और B पॉइंट पे, और उससे हमें एक फॉर्मूला मिलेगा विच इज़ इक्वल टू V1 वेलोसिटी निकालने का, दैट इज़ 2GH A1 स्क्वायर बाय A2 स्क्वायर -1। अगर आप बर्नौलीज़ थ्योरम को लगाओगे ना आप ए और बी पे, तो आपको अपने आप ये फॉर्मूला मिल जाएगा। और अगर आपको V2 निकालना हो तो उसके लिए आपको क्या है कि इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी तो पता ही है हमें, तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे कि A1 V1 इक्वल्स टू A2 V2, ये फॉर्मूले में पुट करोगे तो V2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया वेंचुरिमीटर का कंसेप्ट।
अब आई थिंक मैं बंद कर देती हूँ इसे। नेक्स्ट वीडियो में मैं और कंसेप्ट्स लाऊंगी इसके, और फॉर्मूले वगैरह बता दूंगी मैं। अभी काफ़ी बड़ी हो गई है वीडियो, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट पार्ट लेके आती हूँ। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहना, एंड ऑल द बेस्ट।